वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। कोविड-19 के मुतासरा अफराद, उनकी तादाद और मुस्तनद ख़बरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं और उस पर सैर हासिल गुफ्तगू करने की भी कोशिश कर रहे हैं और तमाम मौज़ूआत को पैरेलल लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 की वजह से कोई एक हल्का या कोई एक सेक्टर मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स इसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी दुनिया आज इस पे कितना काम कर चुकी है, इससे पहले कुछ इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी कि कुछ सिम्टम्स जो हैं वो इसका अब हिस्सा बन चुके हैं। यानी कोविड-19 की जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, जिसमें सांस का फूलना, खांसी या दीगर जो अलामात हैं, उसके साथ साथ पहले भी मैं इस पर बार बार बात कर चुका हूं कि तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि सूंघने और चखने की हिस्स में भी फ़र्क पड़ता है इससे। और एक तहकीक, अमरीकी एक तहकीक के मुताबिक इसमें ख़ास तौर पर चखने की जो ख़ास तौर पे जो हिस्स है वो मुकम्मल तौर पर जो है इसमें ख़त्म होती है, लेकिन बतदरीज होती है। पहले 3 दिनों में सूंघने की और उसके बाद चखने की सलाहियत ख़त्म होती है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अब तो सऊदी अरब भी मैदान में आ गया है और उन्होंने ब्लड प्रेशर के मरीजों को एहतियात बरतने का कहा है। ये भी तहकीक हुई है, इस पर भी हम तफसीलन बात करें। प्रोफेसर कमर जमान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मुमताज़ माहिर तालीम हैं, मौजूदा तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। शुक्रिया जी। प्रोफेसर साहब, हम ऑनलाइन और टेली स्कूल पर तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर और हम अपना वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारी इकॉनमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकॉनमी है, लेकिन ये टिड्डी दल का हमला जो है ये शिद्दत इख्तियार कर गया है और अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और इन तमाम एरियाज में जो है ये हमला अपनी शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पे किस हद तक तहकीक हुई है, आज हम कहां खड़े हैं, क्योंकि हमने चीनी माहिरीन को भी इस हवाले से बुलाया था, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितना फाल है और उस पर क्या किरदार अदा कर रहा है? जी डॉक्टर सज्जाद साहब, जैसे कि आपने बताया कि कोरोना के साथ साथ ये टिड्डी दल का हमला जो है ये इंतहाई नुकसान पहुंचा रहा हमारी फसलों को, और ये सूबा सिंध में और बलूचिस्तान और पंजाब में भी। तो ये इसमें अब हमारे जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है वो भी एक्टिव है और मेरा ख्याल उन्हें वो हमारी आर्मी की सपोर्ट भी हासिल है, तो और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी। लेकिन यूनिवर्सिटीज जो है इनका रोल अपनी जगह है, क्योंकि टीचिंग के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कम्युनिटी सर्विस भी ये यूनिवर्सिटीज का मैंडेट है। तो हमारी एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो हम एक प्रोग्राम शुरू किया है रिसर्च के हवाले से, कि इसमें सर्विलेंस सिस्टम जो है ना वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, कि वो आजकल जो टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो जो सैटेलाइट डेटा है, ड्रोन से डेटा लिया जाएगा और जो फसलों का डेटा होगा, जो सॉइल का डेटा होगा, क्लाइमेट का, तो हम पहले प्रेडिक्ट कर सकें कि कहाँ कहाँ से ये हमला हो सकता और किस जगह से ये एंटर हो, किस किस जगह पे ये जा सकते। तो ये डेटाबेस जो है ये होना चाहिए और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हासिल करके मॉडल डेवलप किए जाएं। उसके बाद इस पे जो जरूरी इकदाम हैं, जैसे कि आप बो रहे हैं स्प्रे वगैरह, तो ये पहले ही इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर जो है एग्रो बेस्ड हमारी कंट्री है, तो नुकसान तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा, लेकिन अब गवर्नमेंट ये शॉर्ट टर्म प्लान है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो सर्विलेंस के बेहतरीन जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसके बगैर नामुमकिन है अब। अच्छा तो प्रोफेसर साहब, ये भी बताइएगा आपकी तहकीक से क्या बात सामने आई है कि टिड्डी दल जो है वो तैयार फसल पर हमला करता है, मखसूस किसी फसल पर हमला करता है? क्योंकि हमने ये देखा है पंजाब और खास तौर पर बलूचिस्तान में ये जो पनेरी लगाई जाती है, पनेरी को बहुत ज्यादा इन्होंने नुकसान पहुंचाया टिड्डी दल ने। तहकीक से क्या साबित हुआ है कि ज्यादा टिड्डी दल कहां हमलावर होती है? तैयार फसलों पे, कपास पे, गंदम पे, चावल पे, किस चीज पर इसका हमला ज्यादा होता है? ये टिड्डी दल जो है ये कोई भी जो ग्रीन स्टफ है ना हमारा, वो उसको खा जाती है। तो क्योंकि अब जो फॉर एग्जांपल साउथ पंजाब में कॉटन की क्रॉप है वो अभी स्टार्ट हुई है छोटी छोटी, जैसे आप पनीरी कह रहे हैं, दूसरी फसलों की भी, तो ये उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो ज़ाहिर है जब वो पनीरी खा जाएगी तो फसल होगी नहीं, तो वो तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। तो ये, और उसके बाद ये है कि ये एग लेइंग कर देती है, जहां भी ये आएगी उसी वक्त। तो वो जब मौसम गर्म होता है तो उसके साथ साथ ये फिर हैचिंग होती है, फिर ये बढ़ना शुरू होती है और फिर ये स्वयं की शक्ल अख्तियार करती है, तो हमला करती है ये ग्रीनरी पे।
सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि कोरोना की वजह से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें देखने में आ रहा है, एक न्यू नॉर्मल है जिसका हम सबको सामना है और हमें इससे एडजस्ट करना है। तो ज़राअत जो कि क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है तो इस पर डिपेंड करता है, तो अब ज़राअत के शोबे में क्या होगा? क्योंकि एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, पहले फसल उगाई जाती है, फिर उसके बाद उसको सेपरेट किया जाता है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर वो मंडियों तक पहुंचती है और उसके बाद फिर वो आम आदमी तक वो चीज़ पहुंचती है। तो किस तरह से ये प्रोसेस मुतासिर होगा इससे? जी जी जी, शाहिद सिल्वर, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया और मेरा ख्याल ये बड़ा प्रैक्टिकल है कि ये कोरोना का तो आपने देखा कि पूरी दुनिया में जो नुकसानात हैं, हर रोज हम डिस्कस कर रहे हैं, जानी नुकसान है, मईशत का भी हो रहा। तो हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हमें कैश करवाना चाहिए और इंशाल्लाह करेंगे कि एग्रीकल्चर जो है, जो कि कुछ लोग मुल्क जो है आपको पता वो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, ऑयल की कीमत कम हो गई, एनर्जी की कम हो गई, तो उससे हम ज़राअत को मजीद मजबूत कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब गवर्नमेंट भी जो है प्रायोरिटाइज कर रही है वो आईटी और एग्रीकल्चर को। तो आईटी को एग्रीकल्चर में अगर अप्लाई हम करें, जिसको हम डिजिटल एग्रीकल्चर कहते हैं, तो उससे एक तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा ये है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और इसमें मेन जो है ये डिजिटल एग्रीकल्चर से हम जो जो उसका जो ट्रेसेबिलिटी का भी इफेक्ट आंसर लाएंगे, ताकि वो हम एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है प्रोडक्ट तैयार करें और फिर उसकी वैल्यू एडिशन हो सके। तो उससे जो है हमारी एक मईशत काफी मजबूत हो सकती है। तो उस पर हमने ये स्पार्को के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो हमारा इंशाल्लाह वो फंडिंग जल्दी मंजूर हो जाएगी। और एक पहले भी हमने एक सेंटर किया इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल एग्रीकल्चर का और हाइड्रोपोनिक का। तो उससे जो है हम एक्सपोर्ट क्वालिटी वो स्मार्ट फार्म बनाएंगे और डेमोस्ट्रेट करेंगे और उसमें जो है वो सारा मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा, सैटेलाइट ड्रोन का डेटा भी इस्तेमाल किया जाएगा और उससे एक्सपोर्ट क्वालिटी तैयार करेंगे और उसमें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, फार्मर्स की ट्रेनिंग करेंगे और फार्मर्स को उनकी ओनरशिप देंगे ताकि वो इसको इस्तेमाल कर सकें और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आएंगे। और यही ये कोरोना ने जो हमें किया कि आईटी का आपको पता कि बहुत ज्यादा इन पर्सन और कॉन्टेक्ट कम हो जाता है और उसको हम एग्रीकल्चर में लेके आए तो वो लेबर भी हमें कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी और अलग क्वालिटी की जो है वो फसलें और फ्रूट, वेजिटेबल्स और जो है ये हमारा ग्रेन ये पैदा होगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये भी बताइएगा, फार्मर्स की ट्रेनिंग के हवाले से आपने बात की तो माजी के कुछ तल्ख तजर्बात हमारे सामने हैं कि हमेशा ये बात की जाती रही कि फार्मर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतने मौसर अंदाज से हम अपनी इस हिकमती अमली को आगे नहीं बढ़ा सके या इस पर उस तरह काम नहीं हुआ। बदकिस्मती ये हम कहेंगे कि इस वक्त भी हमारा मुल्क जो है वो वाइल्ड फ्रूट्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उसकी एक इनफरादी हैसियत है, चाहे वो वाइल्ड ऑलिव के हवाले से बात करें, वाइल्ड पिस्ताशू के हवाले से बात करें, और बहुत ज़्यादा रिच है हम इस हवाले से, लेकिन काम नहीं हो रहा। फार्मर्स को इस चीज़ का पता नहीं और ख़ासतौर पर जो वाइल्ड जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की सूरत में लोग इस्तेमाल करता है, चाइना इस्तेमाल कर रहा है जिन चीज़ों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, लेकिन बदकिस्मती से इस पर काम नहीं हो रहा। यानी एक मौसर हिकमत अमली के लिए जरूरी है कि कंसेंसस होना चाहिए और कंसेंसस के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि यकसुई होनी चाहिए। क्या अब भी ये बयानात तक रहेगा या आप समझते हैं कि इसके लिए कोई जामा कोई ठोस हिकमत अमली इख्तियार की गई है? सज्जाद साहब, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मैं 25 साल के बाद दोबारा इस सिस्टम में आया हूँ। मैंने वो पीएचडी मेरी इंग्लैंड से है और मैं ग्रेजुएट हूँ फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का। तो लेकिन मैंने कनाडा में 13 साल से मैं काम कर रहा हूँ डलहौजी यूनिवर्सिटी में, उससे पहले यूएस में किया, जापान में, और इंग्लैंड से मेरी पीएचडी है। तो ये जो है ना ये जिस दिन से मैं आया हूँ मैं बड़ी कमी महसूस कर रहा हूँ कि हमने थीसिस प्रोड्यूस किए, हमने ग्रेजुएट प्रोड्यूस किए, लेकिन फार्मर वाला जो या इंडस्ट्री प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर ये लिंक मिसिंग है। तो मैंने एक वर्कशॉप भी करवाई, आते ही उसमें ये दरमियान में कोरोना आ गया, बाहर से भी एक्सपर्ट बुलवाए, इंडस्ट्री, एकेडेमिया और ये यूनिवर्सिटी लिंकेजेस का। तो वो हमने हमारा एक 1.5 अरब रुपए का सेंटर मंजूर जो हुआ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, हाइड्रोपोनिक, टिश्यू कल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, उसमें मेन जो स्टेक होल्डर होगा वो इंडस्ट्री होगी। इंडस्ट्री मीन्स कि वो फार्मर भी होगा, उसमें मैन्युफैक्चरर भी होगा, उसमें प्रोसेसर भी होगा। और मैंने फार्मर्स मीटिंग भी शुरू की, क्योंकि मेरा बाहर का एक्सपीरियंस है कि रेगुलरली फार्मर्स मीटिंग की जाए और जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो फार्म पे जाके काम करें और थीसिस का, पीएचडी का, एमफिल का जो हिस्सा है वो
एक हिस्सा वो अप्लाइड हो, जो कि फार्म पे ही काम करेगा। तो जब तक वो उस फार्मर इन्वॉल्व नहीं होगा, आपकी बात बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं होगी, वहां पर पहुंचेगी नहीं। और ऑलिव का मैंने स्पेशली ये जिक्र किया इस इलाके में कि 60 ईयर से अभी तक वो इंडस्ट्री क्यों नहीं बन पाई, उसकी वजह यही अच्छा, है। कमर जमान साहब, ये भी बताइएगा, लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में बड़े मुस्तनद समझे जाते हैं और थीसिस बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम जो है वो पूरी दुनिया में बड़ा पॉपुलर रहा है। हम अभी तक उसको सही अंदाज से अडॉप्ट नहीं कर सके, समझ नहीं सके। टेली स्कूल्स की बात की जाती है, टेली कम्युनिकेशन होती है, उसके जरिए ये ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाती है। किस हद तक हमारे माशरे ने इसको एक्सेप्ट किया है? कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है, दीगर हमारे इश्यूज हैं। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ क्या हम उसी तरह बढ़ रहे हैं जैसी दीगर डेवलपिंग कंट्रीज बढ़ रही हैं? सजाद साहब, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये कोरोना ने हमें ये भी एक मौका फराहम किया कि जब मैंने ये यूनिवर्सिटी में शुरू करवाया, ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का सिस्टम, यूनिवर्सिटी बंद हुई तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आई। लेकिन अब 90% स्टूडेंट जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन अब भी ये चैलेंजेस आ रहे हैं और हायर एजुकेशन कमीशन भी इसमें हमारी मदद कर रहा है यूनिवर्सिटियों की, कि बेहतर जो है वो कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप किया जाए। रिमोट एरियाज में खासूसी तौर पे इसमें जरूरत है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये कोरोना के आने की वजह से हमारे सिस्टम में, ये ऑनलाइन सिस्टम में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। और आपको पता कि चेंज जो है, आदमी जो भी इंसान है इजीली एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आप ये एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अब यूनिवर्सिटियां ने सोचना शुरू कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटी में तो काफी हद तक इसमें अब ऑनलाइन जो है क्लासेस का भी कर लिया और क्विज का भी हो गया है और इम्तिहान भी ऑनलाइन करने जा रहे हैं। और हमने रिसर्च ग्रुप बनाए हैं जूम पे, हर हफ्ते डिफरेंट ग्रुप्स की डिस्कशन होती है। स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, जूम को ले लिया गया है। सही। जो हाँ, अच्छा, मैं तो कमर जमान साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। तारिक मैंगल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एडमिनिस्ट्रेटर क्वेटा और इंतजामी उमूर और इस वक्त की तमाम तर सूरत हाल। लियाकत शाहवानी साहब भी कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम तारिक मैंगल साहब की जाने बढ़ेंगे। तारिक मैंगल साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तारिक मैंगल साहब, बताइएगा, सूरत हाल के हवाले से हम बात करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा की, क्योंकि जो नवाही इलाके हैं या जो हमारे दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि वहां पे प्रॉपर जो है वो लेबोरेटरीज नहीं है। क्वेटा भी आना है सबने। अब ये कहा जा रहा है कि बीएमसी से पहले जो सैनिटोरियम है, टीबी सैनिटोरियम, उससे करीब जो है वो ये बनाई गई हैं, लेबोरेटरीज बनाई गई हैं जो कि कोविड-19 के टेस्ट कर रही है। ये बताइएगा कि इस वक्त कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा मुतासिर हुआ है? सूबाई दारुल हुकूमत में जो जायरीन की हम हमेशा बात करते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पर वो हमारे मौजूद हैं, उनका भी काफी हद तक उस इलाके को भी सील किया गया और बॉर्डर्स पर भी काम हुआ है, सरहदों पर भी जो है करंटीना सेंटर्स बनाए गए हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा मुतासिर होने का आपको अंदेशा है या रिपोर्ट ज्यादा हुए हैं केसेस? जी, ऐसा है कि बलूचिस्तान से, जैसे कि आप खुद भी बखूबी वाकिफ हैं, बलूचिस्तान में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन इस वक्त मौजूद है वो सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में ही है। और जहां तक मुतासिर होने का ताल्लुक है, वो भी चूंकि पॉपुलेशन, दिस इज फिनोमेना कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहीं इंफेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो केसेस थोड़े बहुत रिपोर्ट हुए हैं वो जाफराबाद और किला अब्दुल्ला की तरफ से भी रिपोर्ट हुए हैं। आप जहां तक फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, टेस्ट और बकाया फैसिलिटीज की, माशाल्लाह इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट इज ट्राइंग लेवल बेस्ट कि जिस हद तक हो सके। इनिशियली टेस्ट करने की तादाद जो सलाहियत थी वो कम थी, इस वक्त सलाहियत काफी हद तक बढ़ चुकी है और कोशिश यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट किए जाएं। अब जहां तक लोगों के एटीट्यूड का ताल्लुक है, वो आप देख लें ओवरऑल पाकिस्तान में यही है। जैसे ईद पे आप सबने हर जगह महसूस किया होगा, सेम वाज द केस इन क्वेटा। क्वेटा में लोगों को बारहा थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जो हमारे एनजीओज हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे उलमा हैं, सब मसाजिद में जहां हमारे मदरसा थे, सब में कहलवाया गया, बताया गया, समझाया गया कि जी लॉकडाउन को नरम करने का मकसद ही यही है कि आप एसओपीज फॉलो करें, क्योंकि ईद थी, मजबूरी थी और डेली वेजेस का, जैसे हमारे वज़ीर आला साहब ने भी इस चीज का खास ख्याल रखा था कि डेली वेजेस जिस तरह रमजान में अगर लॉकडाउन से उनको तकलीफ होती है तो उनकी उस तकलीफ को दूर करने के लिए थोड़े मौके पैदा किए जाए। सही। अच्छा, तारिक मैंगल साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान जाफराबाद और किला अब्दुल्ला का जिक्र किया। जाफराबाद की बात करें तो सिंध के करीब ये पड़ता है और आपने देखा कि इससे पहले चाहे हेपेटाइटिस बी की हम बात करें या डिहाइड्रेशन की वजह से या जचकी की अमवात की रेशो देखें
तो हमको जाफराबाद का जिक्र जो है वो हमेशा आता है। और किला अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो इसके साथ हमारी अफगान बॉर्डर है, चमन के करीब, ये सरहद के करीब ये एरिया है। क्या यहाँ पे हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका कुछ इशू है? BHUs फाल नहीं है इस एरिया में? क्यों हमेशा से कांगो की भी बात करें तो इन्हीं एरियाज में सर उठाता है। हम अगर बात करें तो पोलियोमाइलाइटिस के केसेस भी यहाँ पे ज्यादा सामने आते हैं। कोई इसके रूट काजेस की तरफ बढ़ा गया है, इसकी वजूहात या इसके कोई पस मंजर की तरफ क्या वजूहात हैं कि यहाँ पे ये मामला ज्यादा होते हैं? देखिए जी, मामला आपने खुद भी बताया। एक तो हमारा पोरस बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, और हमारे जो कल्चरल टाइज हैं दोनों तरफ हमारे पश्तून भाई रहते हैं, तो उनकी तो रिश्तेदारियां भी हैं। आप जितनी सख्ती करेंगे और वहाँ इलाके में रहने वाले लोगों के लिए भी बड़ी तकालीफ होती है। ये पोरस बॉर्डर होने की वजह से, और अफगानिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप सब बड़े बखूबी जानते हैं, और उसकी वजह से लोगों का आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है। अब जब ये आमदोरफ्त है वहाँ अब हेल्थ कंडीशंस आप वहाँ की देख लें कि वहाँ कैसी हैं, तो उसकी वजह से जो भी इस किस्म की डिजीजेस जो ट्रांसमिट होती हैं, आप पोलियो ले लें या बाकी जो भी इस वक्त कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है, इस ट्रांसमिशन की वजह से काफी इश्यूज किला अब्दुल्ला की तरफ से आते हैं। इसी तरह जाफराबाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध बलूचिस्तान, और एग्रीकल्चर बलूचिस्तान में वाहिद एग्रीकल्चर लैंड यही है सर। जी बिल्कुल, और कारोबार भी ये जो हमारा नसीराबाद डिवीजन है, एग्रीकल्चर डिवीजन होने की वजह से यहाँ लोगों का दूसरों सूबों से आना जाना काफी रहता है। और हमारी तरफ से पॉपुलेशन का इतना इशू नहीं है, बट उसके साथ जैकमाबाद लगता है, देन शिकारपुर, सखर, और यहाँ जिस तरह इस तरफ हमारे यहाँ कल्चरल टाइज हैं, वहाँ भी लोगों की रिश्तेदारियां हैं। कारोबार के अलावा तालीम के लिए लोग बलूचिस्तान से सिंध की तरफ मूव करते हैं, जहाँ कहीं नौकरियों के लिए करते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं। इसी तरह वहां से लोग बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत शुक्रिया। तारिक मेंगल साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा, हमारे साथ मौजूद थे। और बिल्कुल ये 5 अजला जिसकी बात करें जहां टिड्डी दल का हमला हुआ है, तो उसमें जाफराबाद भी शामिल है। तो मैं चाहता हूं कि कमर जमान साहब से भी इस हवाले से बात करें। कमर जमान साहब से खुसूसी तौर पर, क्योंकि वो एजुकेशन की फील्ड से भी वाबस्ता है, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, तो उनसे मैं एक सवाल ये करना चाहता था कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं? आप डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? प्रोफेसर कमर जमान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर कमर जमान साहब, अहम है कि इस वक्त सर्वे किया जा रहा है और टिड्डी दल के हमले के हवाले से बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है कि किस तरह इस पर काबू पाया जाए। और 50 से ज्यादा अजला जो हैं इससे मुतासिर हुए हैं। बल्कि बलूचिस्तान के हम इस हवाले से भी बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान के जो सूबाई वजीर ज़राअत हैं, उन्होंने भी एक दिन मुझसे बात करके इस हवाले से कहा था कि टिड्डी दल का हमला जो है हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा करे। देखिए, जहां पे आपका लाइव स्टॉक ज्यादा होता है बलूचिस्तान में, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत कम है, वहां पे ज्यादातर लोग लाइव स्टॉक पर जो है वो डिपेंड करने वाले हैं, माल मवेशियों पे डिपेंड करने वाले हैं। तो जो थोड़ा सा एरिया है, अगर वो भी टिड्डी दल के हमले से जो है वो मुतासिर हो जाए तो फिर पीछे क्या रहा। और ये ज्यादातर फोकस भी जो ग्रीन आपकी जो होती है, जो ग्रीनरी होती है, उसको ये फोकस करता है। और जो एक और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की, जिसके तरफ आप भी इशारा कर रहे थे, और वो था लॉन्ग डिस्टेंस जो होती है लर्निंग हमारी होती है, डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, कि दूसरे थीसिस बेस्ड लर्निंग डिस्टेंस प्रोग्राम चल रहे हैं पूरी दुनिया में। पहले भी हुआ करते थे, अब इसको एक एज मिल गया है कोरोना के आने की वजह से, कि अब आपको जो थीसिस बेस्ड जो आपकी लर्निंग होगी वो किस तरह से की जाएगी, और जो हायर एजुकेशन है वो किस तरह से इससे मुतासिर होगी। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और जो टेक्नोलॉजी है उसको बीच में इंडल्ज करना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि ये जो नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसके साथ हम लोग कूप अप कर सके। और शायद एक बात यहाँ पे आखिरी जरूर ये कहेंगे कि हम बहुत सारे महाज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे महाज ऐसे हैं जिनके पैरेलल हम उनके साथ एक जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ कोविड-19 है, फिर ये जो हादसा हुआ, तैयारा हादसा, ऊपर से ये टिड्डी दल का हमला। तो कौन को सबको अफाम तफहीम के साथ तमाम कश्मीर के मसले को कैसा राइयां ना की जाए, और ये कॉपी पेस्ट को छोड़ दिया जाए। तस्दीक करने के बाद आप बात करें। गैर मुस्तनद खबरें जो है उसको आप कॉपी पेस्ट करते हैं। इस कॉपी पेस्ट के रुझान को भी खत्म करने की जरूरत है। रियासत और उसके साथ जो पूरी हुकूमत है, इंतजामिया है, इसके साथ मिलकर तजावीज जरूर दें, लेकिन कयासा राइयों का या प्रोपेगंडे का हिस्सा ना बने। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारा जो वक्त है वो खत्म हुआ चाहता है। हमारे साथ रहिएगा किसी भी खबर के लिए और किसी भी खबर की तफसील के लिए। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। एक मुख्तसर वक्फा, जिसके बाद आप देख सकेंगे अहम खबरें।